कहानी की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी और अजीब आपदा से होती है। मुख्य किरदार जोएल डॉसन हमें बताता है कि दुनिया कैसे खत्म हुई। दरअसल एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इंसानों ने उसे रोकने के लिए अंतरिक्ष में बहुत सारी मिसाइलें दागीं। एस्टेरॉयड तो नष्ट हो गया, लेकिन उन मिसाइलों के केमिकल और रेडियोधर्मी कचरा बारिश बनकर पृथ्वी पर वापस गिर गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पृथ्वी के कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जीव और ठंडे खून वाले जानवर जैसे छिपकली, मेंढक, चींटियां रातों रात म्यूटेट होकर विशालकाय राक्षसों में बदल गए। इंसानों की 95% आबादी सिर्फ 1 साल में खत्म हो गई। जो लोग बचे उन्होंने जमीन के नीचे बंकरों और कॉलोनियों में शरण ले ली। जोएल हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। जब वह 17 साल का था, वह अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ कार में था जब हमला शुरू हुआ। शहर में तबाही मची थी। आसमान से आग के गोले गिर रहे थे और विशाल राक्षस लोगों को खा रहे थे। सभी लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। जोएल के माता पिता उसे जल्दी गाड़ी में चलने को कहते हैं। जोएल एमी को अपने साथ आने को कहता है। सॉरी, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही हैं। एमी उसे कार हैंगिंग देती है, जो उसके लिए भाग्यशाली है। फिर एमी उसे गले लगाकर जाने लगती है। जोएल कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर एमी अपनी फैमिली के साथ चली जाती है। जोएल की फैमिली भी निकलने के लिए तैयार है। सीन बदलता है। अब कहानी वर्तमान यानी 7 साल बाद पर आती है। जोएल अब 24 साल का है और वह 704 बंकर में रह रहा है। उसके बंकर के सभी साथी योद्धा हैं जो बाहर जाकर शिकार करते हैं और राक्षसों से लड़ते हैं, लेकिन जोएल डरा हुआ रहता है। उसे फ्रीजिंग की समस्या है, यानी जब भी वह किसी राक्षस को देखता है वह डर के मारे जम जाता है। उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से बंकर वाले उसे बाहर नहीं ले जाते। जोएल का काम सिर्फ खाना बनाना, गाय का दूध निकालना और रेडियो की मरम्मत करना है। वह अपनी बोरियत दूर करने के लिए एक डायरी बनाता है जिसमें वह हर उस राक्षस का चित्र बनाता है और उसकी कमियां लिखता है जिसके बारे में वह सुनता है। बंकर में जोएल खुद को बहुत अकेला महसूस करता है क्योंकि बाकी सब कपल्स हैं। लेकिन तभी एक दिन जोएल के बंकर में एक विशालकाय चींटी घुस आती है। टीम मेंबर्स अपने हथियार रेडी करते हैं और जोएल को वहीं रहने को कहते हैं। टीम गन्स लेकर उसे मारने जाती है। बाकी कुछ मेंबर उन पे नजर रख रहे हैं। तभी उनका एक साथी मारा जाता है। जोएल उनकी मदद के लिए जाता है। जोएल बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वह अपने दोस्त को आवाज देता है। तभी वही विशालकाय चींटी उसके दोस्त को निगल जाती है। जोएल डर के मारे फिर से जम जाता है। वह चींटी लगभग जोएल को मार ही देती है, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। जोएल पूछता है, इसे मैंने मारा या तुमने? तुम्हें देखकर क्या लगता है? सीन बदलता है। जोएल रेडियो के जरिए काफी सालों से एमी को खोजने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसका संपर्क एमी की कॉलोनी, जो कि समुद्र के किनारे 85 मील दूर है, उससे हो जाता है। एमी उसे सुनकर हैरान और खुश हो जाती है। वे दोनों कुछ वक्त तक बातें करते हैं, लेकिन जल्द ही कनेक्शन कट जाता है। बंकर में मेंबर्स ने काफी लोगों को खो दिया है। सीन बदलता है। टीम ने वो दरवाजा सील कर दिया है जहां से वो विशालकाय चींटी आई थी। तभी जोएल पूछता है, एमी की कॉलोनी कितनी दूर है यहाँ से? लगभग 85 मील। और कितने दिन लगेंगे? कहीं तुम वहां जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो जोएल? बस मुझे बताओ कितने दिन? 7 दिन कम से कम। कोई भी लकी ट्रेंड और हथियार के साथ शिकार दल सतह पर 50 मील ही जा सकता है। लेकिन तुम जोएल, लेकिन वह फैसला कर चुका है कि वो यहाँ से निकलेगा। आप सबसे मुझे प्यार है, मगर इस दुनिया में एक शख्स है जिसने मुझे सच में खुशी दी है और वो सिर्फ 85 मील दूर है। मैं उससे मिलने जाऊंगा। जोएल अपना सामान पैक करता है। वो चीजों के बेहतर होने का इंतजार नहीं कर सकता। जोएल कुछ खाने की चीजें और एक रेडियो ले लेता है। टीम मेंबर्स उसे जाने से रोकते हैं। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मैं दुनिया के अंत में अकेले मरना नहीं चाहता। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम जितना सोचते हो मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ। सभी उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं और उसे एक मैप देते हैं। तुम तेज हो, छोटे हो तो लड़ना मत, सिर्फ छुपना और भागना। फिर जोएल उन्हें गुड बाय कहकर जाने लगता है। जैसे ही बंकर का भारी दरवाजा खुलता है, जोएल 7 साल बाद असली दुनिया की रोशनी देखता है। चारों तरफ सुनसान जंगल फैला हुआ है। फिर जोएल मैप देखता है और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। बाहर की दुनिया अब इंसानों की नहीं रही। वह पूरी तरह से घने जंगलों और विशालकाय पौधों से ढंक चुकी है। जोएल डरते डरते आगे बढ़ता है। कुछ ही मील चलने के बाद उसे एक सुनसान जगह दिखती है। वो संभालते हुए आगे जाता है। तभी जोएल को खतरा महसूस होता है और वो पास ही के घर में चला जाता है। वो कुछ खाना ढूंढता है, लेकिन ये कीड़े हर जगह पे फैले हुए हैं। जोएल डर कर बाहर आता है। तभी उसके पीछे कुछ हलचल होती है। पानी में से 2 आंखें उसे देखती हैं। जोएल को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक एक विशालकाय मेंढक पानी में से बाहर आता है। जोएल डर के मारे फिर से जम जाता है और मेंढक उस पे हमला कर देता है।
उसी पल उसे एक डॉग दिखता है जो मेंढक पर भौंकता है। जोएल मौका पाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढक उसे निशाना बना चुका है। वो उसे खाने ही वाला होता है। उसी पल वही डॉग उसकी जान बचाता है और दोनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। डॉग उसे एक वैन में ले आता है। ये उसके मालिक की वैन है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और डॉग इस इलाके में अकेला सरवाइव कर रहा है। दोनों तन्हाई में रात यहीं गुजारते हैं। सीन बदलता है। जोएल हमेशा की तरह अपनी डायरी में चित्र बनाता है। फिर वो अपने सफर पे जाने के लिए बाहर निकलता है। रास्ता साफ देखकर जोएल जाने लगता है, लेकिन डॉग मानो उसके साथ ही जाना चाहता है। वो वैन में से मालिक का कपड़ा ले आता है और उसे बैग में रखने को कहता है। जोएल उसकी बात मानकर उसे अपने साथ ले लेता है। दुनिया में अब सिर्फ मॉन्स्टर्स का राज है। पूरा इलाका जर्जर और तबाह हो चुका है। रास्ते में दोनों कुछ चीजें खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। डॉग उससे पूरी तरह घुल मिल चुका है। रास्ते में जोएल को बेरी का पेड़ दिखता है। वो उसे खाना चाहता है, लेकिन डॉग मना करता है क्योंकि वह जहरीली है। फिर दोनों सावधानी से आगे निकल जाते हैं। तभी जोएल एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। वो किसी तरह खुद को संभालता है और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है। तभी एक कीड़ा उस पर हमला कर देता है। जोएल पास ही से एक हड्डी का टुकड़ा उठाकर चारों ओर देखता है। तभी ऊपर से एक रस्सी उस पर गिरती है। आदमी उसे जल्दी से ऊपर खींचता है और किसी तरह जोएल की जान बच जाती है। उसकी साथी गड्ढे में हैंड ग्रेनेड डालकर उन कीड़ों को पूरी तरह मिटा देती है। फिर दोनों अपना नाम बताते हैं। मैं हूँ क्लाइड और ये है मिनको। तुम किस्मत वाले हो कि वो मॉन्स्टर्स नहीं थे। आखिर तुम अकेले यहाँ कर क्या रहे हो? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वो भी है। डॉग उन पे भरोसा करता है और उनके पास जाता है। तुम्हारी कॉलोनी को क्या हुआ? तुम्हें बाहर निकाल दिया? नहीं, दरअसल मैं बाहर निकल आया। मुझे कुछ करना था। तुमने खाना चुराया है ना? ये खाना चोरी करने वाला है। नहीं, मैंने कोई खाना नहीं चुराया। उन्हें खतरा महसूस होता है और वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन फिलहाल जोएल उनके साथ चल पड़ता है। क्लाइड एक अधेड़ उम्र का अनुभवी शिकारी है। तीनों ऊंची पहाड़ी पे आकर रुकते हैं। क्लाइड आसपास मॉन्स्टर्स को देखता है। वहीं पे हमें पता चलता है कि क्लाइड मिनको का पिता नहीं है। दोनों ने अपने परिवार को खो दिया है। मिनको उसे क्रॉसबो से निशाना लगाने को कहती है, लेकिन वो अभी इसमें माहिर नहीं है। सुनो बच्चे, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कुछ चीजें आनी चाहिए। वहीं वो जोएल को बताते हैं, एक मॉन्स्टर को तुम्हारी खुशबू मिल गई है, बचना मुश्किल होगा। तो फिर हम यहाँ पर खड़े क्यों हैं? आराम से, वो तेज नहीं है। फिर जोएल पहाड़ी से नीचे देखता है। मॉन्स्टर उसकी खुशबू सूंघते हुए उनके पीछे आ रहा है। जोएल उनसे पूछता है कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। पहाड़ों पे स्नो माउंटेन नाम की एक जगह है। कहते हैं वो एक कॉलोनी है जो जिंदा लोगों से भरी हुई है। ठंड और ऊंचाई राक्षसों को दूर रखती है। मिनको उसे अपने साथ आने को कहती है, लेकिन जोएल को अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। तभी क्लाइड उसे हिलने से मना करता है और उससे टी शर्ट उतारने को कहता है। जोएल उसे टी शर्ट उतार कर दे देता है और क्लाइड उसकी टी शर्ट को रेंगने वाले कीड़े के ऊपर रख देता है। ये पूरी पहाड़ी पे तुम्हारी महक बिखेर देगा। मॉन्स्टर जान नहीं पाएगा कि जाना कहाँ है। सीन बदलता है। यहाँ से जोएल की ट्रेनिंग शुरू होती है। क्लाइड और मिनको उसे सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया में जिंदा रहने के लिए केवल हथियार ही काफी नहीं है, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। वे उसे राक्षसों के व्यवहार के बारे में बताते हैं, जैसे कि कौन सा राक्षस जहरीला है, किसे दूर से मारना है और किसके पास जाना सुरक्षित है। जोएल को पहली बार एहसास होता है डर को काबू कैसे किया जाता है। वे उसे धनुष बाण चलाना सिखाते हैं, क्योंकि बंदूक की आवाज और भी राक्षसों को बुला सकती है। जोएल सारी बातें अपनी किताब में लिखता जाता है। अगले दिन क्लाइड और मिनको को अपनी मंजिल पहाड़ों की कॉलोनी की ओर मुड़ना होता है, जबकि जोएल को समुद्र की ओर जाना है। क्लाइड उसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन जोएल मना करता है। तभी मिनको काफी इमोशनल हो जाती है। ये ठीक नहीं है, तुम्हें क्यों जाना है? उस लड़की के लिए जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जोएल उसे गिफ्ट में एक लिपस्टिक देता है और मिनको काफी खुश होती है। क्लाइड उसे याद दिलाता है, हमेशा अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करो और कभी भी भागना मत, और उसे एक हैंड ग्रेनेड भी देता है। जोएल भारी मन से उन्हें विदा करता है और अपने डॉग के साथ एमी की ओर अपनी खतरनाक यात्रा पर अकेले निकल पड़ता है। जोएल के पास अब क्लाइड की दी हुई सीख और खुद की बनाई हुई वो डायरी है, जिसमें उसने राक्षसों की खूबियां और कमियां लिखी हैं। इस डरावने जंगल में दोनों का सफर जारी है। यहाँ हर कदम पे खतरा छुपा हुआ है। तभी डॉग अजीब हरकतें करने लगता है। जोएल उसे शांत होने को कहता है, लेकिन वो भागते हुए सुरक्षित जगह पर छुप जाता है। जोएल कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे किसी तरह का इशारा दो। तभी जमीन हिलती है और खतरनाक टेंटिकल्स बाहर आते हैं। जमीन में दफन खूंखार मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हो जाता है। जोएल निशाना साधता है, लेकिन वहीं उसकी पुरानी बीमारी जम जाने की और मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर का निशाना नीचे छुपा डॉग है। डॉग बिना आवाज किए छुपा रहता है। तभी जोएल को पुरानी यादें महसूस होती हैं।
जब दुनिया तबाह हो रही थी, उसके माता पिता कार में फंस चुके थे और वो जोएल को भागने के लिए कह रहे थे। यहाँ डॉग लगभग मॉन्स्टर का शिकार बनने ही वाला है। जोएल के सामने ही मॉन्स्टर ने उन्हें जिंदा कुचल दिया था, तब से वो इसी सदमे में जी रहा है। मॉन्स्टर डॉग को पूरी तरह निगलने वाला है, तभी जोएल उठकर उन पे क्रॉसबो तान देता है। पहले वार पे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो तेजी से हमला करता है। जोएल एन वक्त पे उसके सिर पे वार कर उसको जमीन पे गिरा देता है। डॉग उसका शिकार होते होते बच गया। ये जोएल का पहला शिकार था, इससे उसे काफी हिम्मत मिली है। सीन बदलता है। कुछ ही पल में बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक घर में शरण लेते हैं, जहां उन्हें अंदर एक रोबोट मिलता है। हालांकि उसके पास सिर्फ 51 मिनट की ही बैटरी बची है। रोबोट बताती है कि सालों पहले किसी चीज ने मुझे काट लिया और मैं बचने के लिए यहाँ आई और खुद को बंद कर लिया, इसी उम्मीद में कि कोई मुझे ढूंढ लेगा, और तुम आ गए। जोएल उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। फिर जोएल रोबोट की इजाजत से रेडियो को उसकी बॉडी से कनेक्ट करता है और एमी से संपर्क करता है। कुछ ही पल में संपर्क हो जाता है। एमी उसे सुरक्षित पाकर खुश है। मैं तुम्हें सब बताने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। मैं उन मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ, तुम्हें देखना चाहिए। मैं एक नया इंसान बन गया हूँ। एमी कहती है कि कुछ जिंदा लोग हमारी कॉलोनी में आए थे और वो हमारी मदद कर रहे हैं हमें यहाँ से निकालने के लिए। तभी कनेक्शन कट जाता है। उसके बाद तीनों बाहर जाते हैं। वही रोबोट जोएल को अपनी स्क्रीन पे उसकी फैमिली की फोटो दिखाती है। तुम अपनी मॉम से क्या कहते जोएल? अगर तुम्हारे पास मौका होता। मैं कॉलोनी तक पहुंच गया। मैं बहुत से अच्छे लोगों से मिला जिन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खोया था, और मैं आप लोगों को बहुत याद करता हूँ। तीनों इस खूबसूरत माहौल में आज की रात यहीं बिताते हैं और रोबोट की बैटरी भी खत्म हो जाती है। सीन बदलता है। अगले दिन फिर दोनों अपने सफर पे निकल पड़ते हैं, लेकिन इसी इलाके में एक खूंखार मॉन्स्टर रहता है। डॉग को खतरा महसूस होता है। कुछ ही दूर जाने के बाद पीछे जमीन में कुछ हलचल होती है। मॉन्स्टर आवाज सुनकर आता है। जोएल उसका ध्यान भटकाता है और जल्दी से भागता है। मॉन्स्टर जमीन को चीरते हुए उनकी ओर तेजी से बढ़ता है। जोएल ढलांग से नीचे जा गिरता है। वो किसी तरह पास ही के पेड़ के खोखल में छिप जाता है। मॉन्स्टर उनके काफी करीब था। तभी वही खूंखार मॉन्स्टर उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो अपने शिकार की तलाश में है। जरा सी हलचल आपको उसका भोजन बना सकती है। दोनों चुपचाप छुपे रहते हैं और मॉन्स्टर शिकार ना पाकर वापस लौट जाता है। तभी डॉग अपने मालिक का कपड़ा पड़ा देखता है जो बैग से गिर गया था। वो उसे पाने के लिए दौड़ पड़ता है और मॉन्स्टर फिर उनकी तरफ बढ़ता है। उसी पल जोएल को क्लाइड का दिया ग्रेनेड याद आता है। वो हड़बड़ी में पिन निकाल देता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास आता है वो ग्रेनेड फेंक देता है और मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये जोएल का दूसरा शिकार है। क्या ये वही जोएल है जो मॉन्स्टर को देखते ही जम जाता था? इस खतरनाक जमीनी सतह पर इस तरह टिके रहना वाकई में काबिलियत का काम है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि उसके हाथों पे अजीब से कीड़े चिपक गए हैं। वो जैसे ही टी शर्ट उतारता है तो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पे कीड़े चिपक गए हैं। वो अपने डॉग पे चिल्लाने लगता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। डॉग उसकी बातें सुनकर भाग जाता है। फिर जोएल अपना सामान लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो नशे में हो। जहर का असर उस पे हावी हो चुका है। तभी उसे पास ही में एक पौधा दिखता है। वो उसे तोड़कर खा लेता है। दवा का असर होता है। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे जाता है। वो अपनी धुंधली आंखों से कुछ देखता है। ये उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे जोएल 7 साल पहले बिछड़ गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पहुंच गए। एमी उसे पाकर बहुत खुश है, लेकिन जहर का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। सीन बदलता है। एमी जोएल को अपनी कॉलोनी में ले आती है। आखिरकार जोएल अपने प्यार को सामने देखकर बेचैन हो पड़ता है। एमी उसे शांत होने को कहती है। हमें यॉट का कप्तान यहाँ से निकालने वाला है और वो हमारे लिए नया घर ढूंढ रहा है। एमी यहाँ बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखती है। फिर दोनों बाहर जाते हैं। जोएल बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। दूर एक यॉट खड़ी है और कुछ जिंदा बचे लोग। एमी उसे यॉट के मेंबर्स डाना और रॉक से मिलाती है। तभी यॉट का कप्तान कैप बाहर आता है। जोएल ने यहाँ पहुंचने के लिए 7 दिन का सफर तय किया। सफर काफी खतरनाक रहा होगा जोएल। वे कॉलोनी में उसका स्वागत करते हैं और आज रात एक पार्टी देने वाले हैं। सीन बदलता है। जोएल उसके करीब आना चाहता है। एमी बताती है कि वो अब वही 17 साल की लड़की नहीं रही। इस कॉलोनी में थकावट के बीच तुमसे बात करना बहुत सुकून भरा था। वह जोएल से प्यार तो करती है, लेकिन उन दोनों के बीच अब वह पुरानी वाली बात नहीं रही। एमी वैसी प्रतिक्रिया नहीं देती जैसी जोएल ने सोची थी। वह उसे बताती है कि पिछले 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और उसका पिछला बॉयफ्रेंड जस्टिन मर चुका है, जो उसके लिए बहुत मायने रखता था। ये सुनकर जोएल पूरी तरह टूट जाता है।
जिसके लिए वो इतनी दूर मॉन्स्टर से लड़कर आया, वो आज सिर्फ उसके लिए एक मामूली इंसान बनकर रह गया है। तुम अब भी हमारे साथ आओगे ना? जिंदा रहने का यही मौका है। सीन बदलता है। रात को पार्टी में कैप दावा करता है कि वे सबको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कोई राक्षस नहीं है। एमी ने कहा, तुम बहुत अच्छा खाना और रेडियो रिपेयर करते हो। क्या पता मुझे कोई एक्सपर्ट की जरूरत पड़े जो रॉक को खाना बनाना सिखा सके। जोएल सभी के बीच एक मजाक बन जाता है। क्या तुम्हारे पास रेडियो है? मैं अपनी कॉलोनी से बात करना चाहता हूँ। वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी कैप उसके लिए नाश्ता भिजवाता है। पता है तुम्हें, ये अपनी बियर खुद बनाता है। फिर जोएल वो मैप देखता है जो उसे उसकी कॉलोनी के दोस्तों ने दिया था, जिसके पीछे लिखा था, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं जोएल, घर लौट आओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी उसकी कॉलोनी से संपर्क हो जाता है। उसके दोस्त उसे सही सलामत पाकर खुश हैं। जोएल उनको अपने सफर के बारे में बताता है कि वो किस तरह उन मॉन्स्टर से लड़ा, और रास्ते में उसे 2 अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने उसे सिखाया कि जमीनी सतह पर कैसे रहते हैं। वो पूछते हैं, एमी के साथ कैसा रहा? सच कहूं तो काफी अच्छा रहा। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। कैसा है वहां सब? मुझे कुछ बताओ। अच्छा नहीं है यहाँ, काफी बार घुसपैठ हो चुकी है। मुझे नहीं लगता हम यहाँ ज्यादा देर तक रह सकते हैं। हम अभी के लिए जिंदा हैं। तभी कनेक्शन कट जाता है। तभी उसकी नजर उस बेरी पे जाती है जिसे उसने अपनी डायरी में नोट किया था। जोएल को समझ आ जाता है कि वो लोग लुटेरे हैं। वो जल्दी बाहर जाता है। सभी वो ड्रिंक पी चुके हैं। जोएल एमी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह नशे में है। उसने मुझे बेरी दी, मुझे पता है इसमें जहर है। तभी सभी लोग एक एक कर जमीन पे गिरने लगते हैं। तभी डाना जोएल को बेहोश कर देती है। अगले दिन होश में आने के बाद सभी देखते हैं कि उनको रस्सी से बांध दिया गया है। अगर तुम हमारे बारे में रेडियो पे बकवास नहीं करते तो ये सब नहीं होता। तभी डाना रेडियो वाली जगह को ब्लास्ट कर देती है। तब सबको पता चलता है कि ये मदद के लिए नहीं बल्कि उन्हें लूटने के लिए यहाँ आए हैं। ये लोग हर नई कॉलोनी में जाकर उन्हें फंसाते हैं और उनका खाना लूट लेते हैं। दुनिया का ईंधन खत्म हो चुका है। वैसे भी एक यॉट चलाने के लिए ये काफी नहीं है। मैंने और क्रू ने मिलकर दिमाग लगाया, हमें ईंधन का भंडार मिला। दरअसल कैप अपनी नाव के आगे एक विशालकाय टायरेंट क्रैब को बांध कर लाया है। यह केकड़ा एक भारी लोहे की चेन और एक इलेक्ट्रिक केबल से बंधा हुआ है। कैप इस केकड़े को बिजली के झटके देकर टॉर्चर करता है ताकि वह गुस्से में आकर पूरी कॉलोनी को तबाह कर दे। कयामत में सब पगला जाते हैं। समंदर को चीरते हुए वो केकड़ा उनकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही केकड़ा किनारे पर आता है, वह इतना विशाल होता है कि उसकी एक एक टांग किसी पेड़ जितनी बड़ी है। क्रू मेंबर्स यहाँ से निकलने की फिराक में हैं। तभी एमी अपने हाथ छुड़ा लेती है और किसी तरह जोएल के हाथ भी खोल देती है। इतनी दूर मॉन्स्टर से लड़कर आए हो, केकड़ों से भी निपट लोगे। फिर एमी किसी तरह गोलियों से बचकर क्रू मेंबर को झोपड़ी के अंदर दे मारती है। केकड़ा आइलैंड पे तबाही मचाने वाला है। जोएल पास ही रखा हथियार उठा लेता है। केकड़ा तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। जोएल अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके बॉडी में हथियार घुसा देता है और केकड़ा धीरे धीरे जमीन पे ढेर हो जाता है। तभी कैप उसे बिजली के झटके देकर खड़ा करता है। एमी उनसे पूरी जान लगाकर लड़ती है, लेकिन डाना उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। कैप लगातार झटकों से उसे खड़ा करता है और केकड़ा पूरी कॉलोनी पे तबाही मचाता है। एमी उसकी ताकत के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाती। केकड़ा जोएल की ओर मुड़ता है। तभी उसका डॉग उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। कैप उससे कहता है, डाना, कुत्ते को गोली मारो। जैसे ही वो फायर करती है, तभी एमी उसका टारगेट भटका देती है। वो अपना पूरा गुस्सा डाना पे उतार देती है, लेकिन कैप उसके सिर पे वार कर उसे गिरा देता है। वो अपने साथी को जल्दी चलने को कहता है। तभी केकड़ा उन पे अटैक करता है, लेकिन बिजली के झटके उसे रोक देते हैं। जोएल एमी को संभालने के लिए कहता है। क्रू बोट लेकर यॉट की ओर जाते हैं। यहाँ केकड़ा गुस्से में जोएल की जान लेने के लिए हमला करता है। कैप यॉट पे पहुंचकर उसे फिर झटका देता है, जिससे केकड़ा और गुस्से में आ जाता है। जोएल उसके पंजे में फंस जाता है। तभी एमी उसे वो तोप दे देती है, लेकिन जोएल हमला नहीं करता। उसे उसकी आंखों में दर्द और बेबसी दिखती है। तभी वो केकड़े की जंजीर तोड़ देता है। कैप उसे शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। केकड़ा जोएल को नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे छोड़ देता है। उसके बाद केकड़ा समंदर के अंदर चला जाता है। वो उसे सताने वालों से हिसाब चुकता करना चाहता है। सभी जिज्ञासा में उसे देखते हैं। तभी केकड़ा यॉट पे हमला कर क्रू मेंबर्स को जिंदा निगल जाता है और अंत में उनके कप्तान को भी। यॉट धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। सभी कॉलोनी के लोग लुटेरों से बच जाते हैं। सीन बदलता है। एमी बुजुर्गों की मदद करती है। जोएल अब वापस जाना चाहता है। वो एमी से कहता है, मुझे मेरी कॉलोनी में वापस जाना होगा, देखने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं। ओके, ठीक है। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि पहाड़ों में एक जगह है
वहाँ इन शैतानों से कोई खतरा नहीं। एमी उसे गले लगा लेती है। मुझे खुशी हुई कि तुम आए। फिर जोएल सबसे विदा लेकर जाने लगता है, लेकिन दोनों खुद को रोक नहीं पाते और एमी कहती हैं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। हाँ, यही अच्छा रहेगा। फिर जोएल आखिरी बार उन्हें अलविदा कहता है और जोएल डॉग के साथ वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। मेरा नाम जोएल डॉसन है। मैं 24 साल का हूं और मैंने इस सतह पर पूरे 7 दिन बिताए हैं। इस बार जोएल को पता है कि इन मॉन्स्टर से कैसे निपटना है। वो वापस अपने बंकर के पास पहुंचता है जो मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया है। जोएल अंदर जाता है। वहीं सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके दोस्त उसे गले लगा लेते हैं। वो अपने साथियों से वापस मिलकर काफी खुश है। फिर जोएल रेडियो के जरिए सभी को संदेश देता है, कुछ अजनबियों की दरियादिली की वजह से मैं जिंदा लौटा हूँ और एक बेहतरीन कुत्ते की अच्छाई की वजह से मेरी कॉलोनी और मैं पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। माना जाता है कि वहाँ कम मॉन्स्टर हैं। गलतियां करने से ही तुम दिल की आवाज को समझोगे। अगर कुछ गलतियों से बचने जितने लकी हुए, तुम यहाँ सब सीख जाओगे। इस रिकॉर्डिंग में वो सब मिलेगा जो मैं हमारी नई दुनिया के बारे में जानता हूँ। इसमें से अधिकतर को मैंने मुश्किल तरीकों से सीखा है। उम्मीद है कि यह आपके रास्ते को थोड़ा आसान जरूर बना देगा। तो बेड़ियों को तोड़ दो, कुछ ताज़ा हवा लो, जाओ अपनी जिंदगी जियो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह करने लायक जरूर है। मैंने 85 मील का सफर किया उसे ढूंढने के लिए जिसकी मुझे हमेशा कमी लगती थी। वो इस पूरे समय ठीक मेरे सर के ऊपर ही थी और यह कमाल का है। और एक आखिरी बात, रुकना मत, कोई जरूरत नहीं है, कयामत के लिए भी नहीं। कहानी के आखिरी सीन में हम क्लाइड और मिनको को देखते हैं। ये लंबा सफर है बच्चे। उम्मीद है तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।